हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। अगर हम अलग अलग सोर्सेज से ले रहे हैं, इक्विटी से ले रहे हैं, प्रेफरेंस से ले रहे हैं, डेट से ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स की मिनिमम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इतनी मिनिमम रिटर्न जो है फर्म को जनरेट करनी ही चाहिए अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को मेंटेन करना है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट नहीं हो रही, मिनिमम रिटर्न जनरेट नहीं हो रही, तो मार्केट वैल्यू फॉल कर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वो डिफीट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न which a firm must and is expected to earn on its investment so as to maintain the market value of the firm. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ऐसे भी कह सकते हैं R0 जो है रिस्क फ्री है, B जो है प्रीमियम फॉर बेयरिंग बिजनेस रिस्क के अंदर अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, F जो है रिस्क फॉर बेयरिंग फाइनेंशियल रिस्क जो होता है कि अगर हम डेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेट जो इंटरेस्ट है वो लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं K इज इक्वल टू R0 प्लस B प्लस F। उसके बाद है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। जैसे कैपिटल बजटिंग के अंदर भी ये एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमने देखना होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हम उसकी रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ज़्यादा है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल मिक्स के अंदर भी हमारा यही होता है कि हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होनी चाहिए। उसी तरह जब हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाते हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपैरिजन करके देखा जाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। उसी तरह जब हमने डिसीजन लेना है, डिविडेंड देना है या रिटेन करना है या वर्किंग कैपिटल के लिए कौन से सोर्सेज सूटेबल है, तो वहाँ पे भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट को हम इस ढंग से क्लासीफाई कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम इनकर कर चुके हैं, जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है, जो पैसा हम खर्च कर चुके होते हैं। और फ्यूचर कॉस्ट जो होती है एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जो हमें फ्यूचर के अंदर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है। और फ्यूचर कॉस्ट जो होती है ये ड्राइव होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट जो होती है एक पर्टिकुलर सोर्स, जैसे मैं डेट से पैसा अरेंज कर रही हूँ तो डेट से मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी। कंपोजिट कॉस्ट होती है जैसे मैं इक्विटी से कर रही हूँ, प्रेफरेंस से कर रही हूँ, डेट से कर रही हूँ, तो मुझे ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसको हम कह देते हैं कंपोजिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये वो कॉस्ट होती है जो दोनों को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ इक्वेट कर देती है। इम्प्लिसिट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने सेक्रीफाइस किया है। जैसे रिटेन अर्निंग जो है, कंपनी ने जब डिसीजन लेती है कि रिटेन करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो वहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालती है। एवरेज कॉस्ट होती है जब हम अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं तो हमें ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ती है। मार्जिनल कॉस्ट होता है कि जब हम एडिशनल एक स्पेसिफिक सोर्स से पैसा अरेंज कर रहे हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हम दो वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फिनांस, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फिनांस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं तो उसकी हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं कि हमें ओवरऑल कितना पड़ेगा। यहाँ पे हम करें कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स, डेट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट। जब हम डेट से पैसा अरेंज करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन है कॉस्ट ऑफ परपेचुअल इरिडीमेबल डेट, जिसके ऊपर क्या होता है उसकी कॉस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे अगर हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल होता है। कई बार इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स भी होता है। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कई बार हमने जो डेट है प्रीमियम पे रेज़ किया है या डिस्काउंट पे रेज़ किया है या उसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो माइनस कर देते हैं। देखते हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास पैसा कितना आया। आफ्टर टैक्स का मतलब होता है क्योंकि जो डेट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो होता है डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से टैक्स में सेविंग होती है। तो हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिवली हमें हमें इफ़ेक्टिवली कॉस्ट ऑफ कैपिटल सोर्स की क्या पड़ती है। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स 1 - D कर देते हैं।
ये मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी। यहाँ पे क्या है कि 3 सिचुएशन ली है। यहाँ पे जो डेट है पार पे किया है, फेस वैल्यू। प्रीमियम का मतलब होता है कि जितने का है उससे ज़्यादा पैसे लिए हैं उनसे। डिस्काउंट का मतलब है कि जितने का है उससे कम वैल्यू पे इशू किया है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टैक्स रेट है 50%। सेकेंड सिचुएशन के अंदर 1 लाख है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रीमियम है 10%, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है 2%, टैक्स रेट है 60%। थर्ड सिचुएशन के अंदर 50,000 के डिबेंचर्स हैं, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे इशू किए हैं 5%, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टैक्स रेट जो है 50% है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या है कि देखो जो इंटरेस्ट है वो हमेशा हमने फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। 50,000 के ऊपर 8% से वो 4,000 आ जाएगा। 4,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, टैक्स रेट है यहाँ पे 50%, तो 1 माइनस 0.5। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिबेंचर की वैसे तो 8% है, लेकिन जो हमें इफेक्टिव कॉस्ट पड़ती है वो 4% है। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमने प्रीमियम पे इशू किया है, 1 लाख है, उस पर 10% प्रीमियम है, हमारे पास 1,10,000 आता है। 2% उसका खर्चा है वो माइनस करके हमारे पास 1,07,800 आता है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने 1 लाख पे कैलकुलेट करना है, वो 9,000 आ जाता है। यहाँ पे भी हमें इफेक्टिव जो कॉस्ट पड़ती है 3.34 पड़ती है। थर्ड सिचुएशन के अंदर क्या है कि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, 50,000 है, 5%, 2,500 माइनस कर दिया तो ये 47,500 आ गया। यहाँ पे जो हमें इफेक्टिव कॉस्ट पड़ती है 4.21 पड़ती है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल ये हमने किया था परपेचुअल डेट, जो हमने रिडीम नहीं करना होता। ये डेट जो होता है कुछ पीरियड के बाद हमने वापस करना होता है, तो इसको हम कह देते हैं रिडीमेबल डेट, विच इज़ टू बी रीपेड या रिडीम्ड आफ्टर ए सर्टन पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म। फर्स्ट जो इसका मेथड है यील्ड टू मैच्योरिटी है, ट्रायल और एरर मेथड है। यहाँ पे V0 जो है इशू प्राइस ऑफ द डेट है, I जो है इंटरेस्ट है, KD जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और VN जो है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द डेट है, N जो है नंबर ऑफ द ईयर कि कितने सालों के बाद हमने इसको रिडीम करना है। उसके बाद इसका शॉर्टकट मेथड भी है। अगर हमने बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, I प्लस 1/n ब्रैकेट के अंदर है रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/2 ब्रैकेट के अंदर है रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। I का मतलब होता है इंटरेस्ट, N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स जिनके अंदर हमने रिडम्पशन करनी है। RV जो है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट के जब डेट को रिडीम करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है। नेट प्रोसीड होता है जब हमने इशू किया था तो हमें कितने नेट पैसे मिले। आफ्टर टैक्स कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वहाँ पे 1 माइनस T लगा देते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है हमें वो कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि टैक्स की वजह से क्या होता है कि हमें कम कॉस्ट पड़ती है। फिर उसके बाद बाकी फार्मूला वही है, प्लस 1/n ब्रैकेट के अंदर है रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा करेंगे। जैसे एक कंपनी है, उसने 10 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका 10% है और जो डिस्काउंट है वो 5% है। 5 साल के बाद ये रिडीमेबल है, लेकिन रिडीमेबल जो है फेस वैल्यू पे होंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट इसकी 30,000 है। अब ये देखिए कि 10 लाख के हमारे डिबेंचर्स थे, 5% उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी, तो हमारी जो नेट प्रोसीड्स है वो है 9,20,000। और जो रिडीमेबल वैल्यू है वो पार वैल्यू, वो हमने चाहे हमें 9,20,000 मिला है लेकिन हमने रिडीम पे 10 लाख देना है, तो फार्मूले के अंदर क्या है 1 लाख, ये हम बिफोर टैक्स निकाल दें, प्लस 1 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर है 10 लाख माइनस 9,20,000 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 10 लाख रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स को हमने प्लस कर दिया, फिर उसके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाता है हमारा 1,16,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000। यहाँ पे हमें बिफोर टैक्स कॉस्ट पड़ती है 12.08। अगर इसी को ही हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे जो 1 लाख है वहाँ पे हमने 1 माइनस T लगा के, बाकी फार्मूला वैसे लगा के हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो है इसकी कैलकुलेट कर लेनी है।